हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एनबीएफसीज और शैडो बैंक्स के बारे में बात करेंगे। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हर साल ही एनबीएफसी के ऊपर में क्वेश्चन आता है। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है तो स्टेटमेंट के किसी स्टेटमेंट के ऊपर में कोई इकोनॉमिक्स का एनबीएफसी का एक स्टेटमेंट दिया हुआ ही रहेगा। तो इसीलिए ये टॉपिक को हम अच्छे से करेंगे। एनबीएफसी के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनबीएफसीज होते क्या है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो भी कंपनीज होते हैं, दे ऑफर बैंक रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है, विदाउट हैविंग बैंकिंग लाइसेंसेस। एनबीएफसीज के पास में कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। जैसे बैंक्स को तो लाइसेंसेज मिलते हैं, बैंक्स के जो खुद के एक्ट्स होते हैं, प्लस बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट भी है 1949 का। तो बैंक्स के पास में लाइसेंसेज होते हैं ऑपरेट करने के लिए, बट एनबीएफसीज के पास में कोई बैंकिंग लाइसेंसेज नहीं होता है। तो विदाउट हैविंग बैंकिंग लाइसेंसेज वो बेसिकली बैंक रिलेटेड सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बात आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पीटी का पॉइंट यही आपका बन जाएगा कि लाइसेंसेस होता है या नहीं होता है। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं पेन निकाल लेता हूँ, फिर हम लोग बाकी के पॉइंट्स को कवर करेंगे। अच्छा, तो एनबीएफसीज के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि एनबीएफसीज क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। तो जैसे सर्विसेज लाइक लोन्स प्रोवाइड करना, एडवांसेस प्रोवाइड करना, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है, ट्रेडिंग इन द मनी मार्केट, ठीक है, मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके साथ में भी एनबीएफसीज डील करता है। जिन लोगों ने मेरा मनी मार्केट का वीडियो नहीं देखा है इंस्ट्रूमेंट्स का, आप देख लीजिएगा, उसे बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स, कॉमर्शियल बिल्स, ये सब के ऊपर में हर साल यूपीएससी कोई ना कोई क्वेश्चन फ्रेम करते रहता है। इसीलिए इन सब टॉपिक्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हो गए, स्टॉक के पोर्टफोलियोज को मैनेज करना, ठीक है, स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियोज को मैनेज करना, मनी ट्रांसफर करना, ये सब जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज के काम होते हैं वो सब एनबीएफसीज करता है, ठीक है। कुछ अगर एनबीएफसीज का एग्जांपल हो तो कोटक महिंद्रा फाइनेंस हो गया, मुथूट फाइनेंस का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो उसे आप एनबीएफसी समझ करके आप उसे मुथूट फाइनेंस को माइंड में रख करके ना आप पढ़िएगा, तो आपको चीज़ें बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्वेश्चंस बहुत हाई चांसेस है कि इससे बनेंगे ही बनेंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। एनबीएफसीज के एक्चुअल क्या क्या बिजनेसेस है, क्या क्या चीज़ में इंगेज होता है एनबीएफसीज? तो इट इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी, या फिर कोई भी दूसरे मार्केटेबल सिक्योरिटीज है सेम नेचर के अगर होते हैं तो। फिर आपका और क्या क्या फंक्शंस है, मतलब और क्या क्या चीज़ें हैं जिससे एनबीएफसीज अटैच होता है, इंगेज होता है। तो दैट इज लीजिंग का अगर कुछ काम है, हायर परचेजेस के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, इंश्योरेंस का बिजनेस हुआ, चिट बिजनेसेस, ठीक है, सब कुछ आपका एनबीएफसीज के अंदर में आएगा, पता होना चाहिए, ठीक है, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अगर एक्वायर करना है, कुछ भी करना है, अगर आपके चिट फंड के बिजनेसेस हो गए, सब कुछ एनबीएफसीज के अंदर में आएगा। बट एनबीएफसी क्या इंक्लूड नहीं करता है? अगर किसी का प्राइमरी बिजनेस इज दैट ऑफ एग्रीकल्चर, या फिर अगर वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का हो, या फिर अगर रियल इस्टेट को आप परचेज कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, तो दैट डज नॉट कम इनटू द कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी। ये बात पता होना चाहिए। आने वाले टाइम पे यूपीएससी क्या करेगा, और ये क्वेश्चन पेंडिंग भी है, बहुत हाई चांसेस है कि यूपीएससी एक स्टेटमेंट ये फ्रेम कर दे कि एनबीएफसी जो है वो डील्स विद द एनबीएफसी का प्राइमरी बिजनेस इज टू डील विद द परचेज और सेल ऑफ रियल इस्टेट। आपको लगेगा हाँ हो सकता है रियल इस्टेट तो एनबीएफसी करता ही होगा, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। एनबीएफसी का अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन का प्राइमरी बिजनेस एग्रीकल्चर करना हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में इंगेज हो, या फिर रियल इस्टेट का परचेज या फिर सेल कर रहा हो, दैट डज नॉट कम इनटू द कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी। ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। बट अगर प्रिंसिपल बिजनेस जो है वो डिपॉजिट रिसीव करना हो, कोई भी स्कीम या फिर अरेंजमेंट के तहत में, चाहे आप लमसम में डिपॉजिट रिसीव कर रहे हो, चाहे आप इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे, बेसिकली अगर आप डिपॉजिट्स को रिसीव कर रहे हो, तो फिर इट विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी। बहुत अच्छे से पढ़ेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो बनेंगे इसी से ही बनेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको पेंडिंग है कि किस क्या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होते हैं, तो ये वाला पॉइंट अच्छे से कवर कर लीजिएगा एटलीस्ट। और ये ऊपर वाले पॉइंट में तो यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया, ये एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज के ऊपर में 2022 के पेपर में पूछा था यूपीएससी ने, अभी हम लोग देखेंगे। अच्छा, एनबीएफसी के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, क्या क्या फीचर्स है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, एनबीएफसी सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनबीएफसी इज द लार्जेस्ट नेट बोरोवर्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। कि फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे ज्यादा अगर कुछ कोई बोरोवर है, दैट इज द एनबीएफसीज। आपको लगेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करती होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा, या फिर सबसे ज्यादा बोरो बैंक्स करते होंगे, बट नहीं, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट।
सबसे ज़्यादा जो बोरो करता है, लार्जेस्ट नेट बोरोवर ऑफ आवर फाइनेंशियल सिस्टम, वो है हमारा एनबी, जितने भी एनबीएफसी होते हैं वो है, ठीक है। देखिए एनबीएफसी दे आर नॉट पार्ट ऑफ पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम, ये बात पता होना चाहिए। एनबीएफसी रजिस्टर्ड होते हैं कंपनीज एक्ट 1956 में। एनबीएफसी को कौन सुपरवाइज करता है? एनबीएफसी को सुपरवाइज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बात पता होना चाहिए। मनी मार्केट वाले चैप्टर में हमने ये भी देखा था कंपोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट में कि एनबीएफसी ये सब मनी मार्केट के कंपोनेंट्स होते हैं। अल्टीमेटली दे आर ऑल सुपरवाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे कैपिटल मार्केट जो है उसका रेगुलेटर होता है, एक रेगुलेटरी बॉडी है सेबी बोल करके। मनी मार्केट में कोई रेगुलेटरी बॉडीज नहीं होता है, ठीक है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है रेगुलेट करने के लिए। वहाँ पे जनरली सुपरविजन इज डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली। अच्छा, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आने वाले टाइम पे पेंडिंग है, यूपीएससी पता नहीं पूछ सकता है 2024 या 25 के पेपर में या फिर 23 के पेपर में, कि एनबीएफसी का बेसिकली रेगुलेशन और सुपरविजन, ठीक है, किस एक्ट के तहत में और बेसिकली किसे रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। तो हमने ये देखा है कि आरबीआई सुपरवाइज करता है, बट आरबीआई में एक डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एनबीएस, दैट इज द नॉन बैंकिंग सुपरविजन। ये जो डिपार्टमेंट है आरबीआई का, इट इज इंटरेस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ एनबीएफसीज अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। यूपीएससी क्या करेगा, ये एक्ट को कुछ और दे देगा, आरबीआई एक्ट की जगह पे बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 डाल देगा, या फिर डीएनबीएस की जगह पे कुछ और डाल देगा। तो फैक्ट वाला ट्रिक लगा के तो आप रॉन्ग कर देंगे, बट ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, उसके फैक्ट्स आपको एज इट इज पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि एनबीएफसी का, ये अगेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे भी क्वेश्चन आता है। एनबीएफसी के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कभी भी एग्जाम में पूछा है ना एनबीएफसी के लिए, हमेशा याद रखिएगा ना 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 ना। इसका मतलब क्या है? एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? नहीं करता है। फिक्स डिपॉजिट करता है? नहीं करता है। क्या एनबीएफसी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट है? नहीं है। कुछ भी चीज़ नहीं 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 करके याद रखिएगा। आपको, आप कभी एनबीएफसी के बारे में भूलेंगे नहीं, जनरली मैं ये कह रहा हूँ। तो एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। एनबीएफसी करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट नहीं खुलवा सकते आप एनबीएफसीज में। आप ऐसा बैंक्स नहीं है कि आप जाकर के सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं, एनबीएफसी में नहीं करवा सकते हैं। करंट अकाउंट नहीं कर सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट नहीं कर सकते हैं। डीआईसीजीसी का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है। डीआईसीजीसी का लिमिट अब 5 लाख हो गया और पता होना चाहिए, पहले 1 लाख था, 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। डीआईसीजीसी का फैसिलिटी क्या होता है? डीआईसीजीसी का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी, बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम है ये, जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि बैंक्स में आप पैसा डिपॉजिट किए हैं, अब बैंक्स आपका पैसे को दिवालिया हो गया, फिर कुछ भी ऐसा हो गया कि बैंक्स आपके पैसे को रिटर्न नहीं कर पा रही है, तो आपके पास गारंटी है डीआईसीजीसी के अंदर में कि आपका पैसा सेफ है, कि इतना तक लिमिट है, मान लीजिए 5 लाख तक का लिमिट है, या फिर पहले 1 लाख तक का लिमिट था कि इतना अगर आपका पैसा है तो इतना तक इंश्योरेंस है आपका, कि अगर लॉस होगा तो फिर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो पैसा मिल जाएगा। बट एनबीएफसीज में ऐसा कोई डीआईसीजीसी फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं होता है। एनबीएफसी को सीआरआर एसएलआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बैंक्स को मेंटेन करने की जरूरत होती है। कुछ कुछ एनबीएफसीज है जो डिपॉजिट्स लेते हैं, कुछ कुछ, ठीक है, उन्हें 15% एसएलआर मेंटेन करने की जरूरत होती है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा यूपीएससी में। यूपीएससी डायरेक्टली ये पूछेगा कि सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना होता है नहीं होता है एनबीएफसीज को, तो नहीं होता है, करने का पता होना चाहिए। पीएसएल नॉर्म्स अप्लाई नहीं होता है, क्यों? पीएसएल नॉर्म्स वो लोग के लिए अप्लाई होता है, हमने ये पेमेंट बैंक्स और जो आपका जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो वाले चैप्टर में पीएसएल नॉर्म्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि पेमेंट बैंक्स को भी पीएसएल नॉर्म्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पीएसएल नॉर्म्स जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स, वो एनबीएफसीज के केस में अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। 100% एफडीआई अलाउड है एनबीएफसीज में, ये बात पता होना चाहिए। ये इजी है एनबीएफसी में, आपको पहला दूसरा जो स्लाइड है वो पता होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी चीज़ आएगा तो याद रखिएगा ना, एनबीएफसी को कुछ करना है, अलाउड नहीं है। एक शेडो बैंक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शेडो बैंक्स होता क्या है, तो याद रखिएगा, शेडो बैंक्स मतलब एनबीएफसी इज ऑल्सो नॉन एज शेडो बैंक, ठीक है। तो शेडो बैंक्स का फंक्शन क्या है? वही जो बैंक्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज ये सब है, वो प्रोवाइड करना होता है, बट नो स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस लाइक बैंक्स। बैंक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, बिकॉज बैंक्स आर द बैकबोन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम्स, ठीक है। तो बहुत रूल्स रेगुलेशंस बैंक्स के केस में टफ होते हैं, ठीक है। बट जब हम लोग एनबीएफसीज के बारे में बात करते हैं तो एनबीएफसीज को थोड़ा लीनियंट छोड़ा हुआ है कि यार फाइनेंशियल सर्विसेज तो परफॉर्म करो, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, थोड़ा लीनियंट छोड़ करके रखते हैं। तो ये याद रखना है आपको, देयरफॉर लैक्स ट्रांसपेरेंसी एज, जो आपका शेडो बैंक्स होता है दे आर लेस कॉशियस वाइल लेंडिंग। तो जब पैसा दे रहे होते हैं ना शेडो बैंक्स, तो बहुत कॉशियस नहीं होते हैं, मतलब बिना उतना चेक वेक किए, लाइक मोस्टली तो जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो बेसिकली एनबीएफसी में होती है, वो तो अच्छे तरीके से फिर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा पालन वालन करके, ताकि उनका पैसा नहीं फंसे,
लोन प्रोवाइड कर देती है, बट जनरली लैंडिंग के टाइम पे वो लोग उतना कॉशियस नहीं होते हैं। बैंक्स बहुत ज़्यादा कॉशियस होती है लैंडिंग के टाइम पे, बात पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए शैडो बैंक्स के केस में आप देखेंगे कि वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं, ज़्यादा कॉशियस नहीं है, ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं लालच में कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, तो लैंडिंग वो बिना टेंशन फ्री होकर के करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन्हें रिटर्न भी हाई मिलता है, ठीक है। और देयरफॉर शैडो बैंक्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, जैसे एग्जांपल एनबीएफसीज, इन्वेस्टमेंट बैंक, सीआईएफ, ये सब शैडो बैंक्स है। तो कुछ नहीं है, शैडो बैंक्स बेसिकली आपका एनबीएफसीज है, ठीक है। और पता होना चाहिए कि बैंक जो होते हैं उसके रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। एनबीएफसीज में रूल्स रेगुलेशंस उतने स्ट्रिंजेंट नहीं होते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा लोन भी देते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसके कारण रिटर्न भी ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है कि जो लाइबिलिटीज होता है शैडो बैंक्स का वो इंश्योर्ड नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत होता है कि मान लीजिए जैसे बैंक्स का मैं एग्जांपल लेता हूँ, कि बैंक्स अगर दिवालिया हो रही है या फिर बैंक्स पैसा नहीं चुका पा रही है, या फिर कोई भी रीजन से बैंक्स का बुरा दिन आ गया, तो उस केस में क्या है, जैसे गवर्नमेंट का एक स्कीम भी था, मिशन इंद्रधनुष, जिसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने 70,000 करोड़ रुपए बैंक्स में इन्फ्यूज करके बैंक्स को रिवाइव करने की कोशिश की थी, जिन बैंक्स का एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो ये बैंक के केस में ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, बट एनबीएफसीज को हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। एनबीएफसीज जो शेडो बैंक्स होते हैं उनका लाइबिलिटीज को भी कोई गारंटी इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है। प्लस आरबीआई ऑल्सो डोंट प्रोवाइड लिक्विडिटी ड्यूरिंग नीड, मदद के टाइम पे आरबीआई भी मदद नहीं करता है। तो ये थोड़ा एनबीएफसीज के साथ में प्रॉब्लम है, शेडो बैंक्स के साथ में प्रॉब्लम है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यूपीएससी 2010 में क्वेश्चन आया था दोस्तों एनबीएफसी के ऊपर में कि एनबीएफसी जो होते हैं दे कैन नॉट इंगेज इन द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट। ये गलत स्टेटमेंट है। अभी हमने पढ़ा कि एनबीएफसी जो होते हैं वो आपके इंगेज हो सकते हैं, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करना हो, एक्वायर करना हो, बॉन्ड शेयर्स कुछ भी एक्वायर परचेज करना हो, तो उस केस में एनबीएफसी इंगेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वाले स्लाइड में हमने देखा था शायद कि एनबीएफसी जो होते हैं, देखिए यहाँ पे इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन, ये देखिए एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब इशूड बाय द गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कैन नॉट इंगेज है, वो इंगेज कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट लाइक सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि एनबीएफसी के केस में सब कुछ ना ना होता है, तो डिमांड डिपॉजिट्स हुआ, ये सब कासा, ये सब आप कुछ भी एनबीएफसी में बेसिकली मेंटेन नहीं करेंगे, आप खुलवा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर 2 ओनली हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, वो एक्विजिशन कर सकता है एनबीएफसी, और दूसरा स्टेटमेंट आपका राइट है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था दोस्तों ये एनबीएफसी का, बट सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है ये। हर 2 साल में तो एक बार क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। और इसके बाद हम लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।